नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान की हस्तकला का संपूर्ण विवरण आपको मिलेगा। हस्तकला के लिए इस टॉपिक से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा @AllEducationPlanet के नाम से, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और यहाँ आकर के आप जुड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको इस राजस्थान की हस्तकला की एक एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकला का विवरण। हस्तकला क्या होती है? सबसे पहले, हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण को हस्तकला कहा जाता है। 1992 की औद्योगिक नीति ने हस्तकला उद्योग को संरक्षण देकर उसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी कि यहाँ पे बात आती है हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है, तो हस्तकला एक लघु उद्योग है। और कब इसको लघु उद्योग का दर्जा दिया गया? 1992 में। 1998 की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को। अब हस्तकला का तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि हस्तकला का सबसे ज़्यादा निर्माण जो है वो जयपुर में होता है। हस्तकला केंद्र क्या है? बोरानाड़ा, जोधपुर। अब ये हस्तकला का केंद्र क्यों है? क्योंकि जितने भी हस्तकला से निर्मित वस्तुएं होती हैं उन सब को संग्रहण जो है वो जोधपुर में किया जाता है। उसको बाहर भेजने के लिए, यानी कि अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसका एक्सपोर्ट करने के लिए उस सबको एक जगह एकत्रित किया जाता है। वो जगह है बोरानाड़ा, जोधपुर। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 3 प्रमुख शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। पहला शिल्पग्राम है हवाला ग्राम, उदयपुर। दूसरा पाल शिल्पग्राम, जोधपुर। और तीसरा जवाहर कला केंद्र, जयपुर। राज्य में निर्मित वस्तुओं को जिस ब्रांड से विपणन किया जाता है यह ब्रांड है राज्यस्थली। यानी कि जो हस्तकला में निर्मित वस्तुएं हैं उनको किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? राज्यस्थली उस ब्रांड का नाम है। उसके बाद है राजसिको। राजसिको हस्तकला को संरक्षण प्रदान करता है। राजसिको एक संस्थान है जो हस्तकला को संरक्षण प्रदान करता है और इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई जयपुर में। अब हम बात करते हैं कुछ हस्तकलाओं की, उनके बारे में डिटेल से हम यहाँ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है पोट्री कला। पोट्री कला होती क्या है? देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना ही पोट्री कला कहलाती है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर चित्रकारी की होती है। जैसे आपने देखा होगा प्लेट होती हैं, उसके ऊपर चित्र बने हुए होते हैं, कफ के ऊपर चित्र बने हुए होते हैं। इस तरीके से ये क्या है? ये है पोट्री कला। यह कला मुख्यतः पर्शिया, ईरान की कला है। कहाँ से आई ये पोट्री कला? ईरान से आई। पोट्री कला को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ब्लू पोट्री, फिर ब्लैक पोट्री, एक कागजी पोट्री और एक सुनहरी पोट्री। हम बात कर लेते हैं इन चारों पोट्रियों के बारे में, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री सांगानेर, जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर की। इसमें परंपरागत हरे व नीले रंग का प्रयोग होता है तथा आधार रंग नीला होता है। यानी कि ब्लू पोट्री जो है, नाम से ही ब्लू दिख रहा है तो इसका आधार रंग ब्लू ही होता है। हरे और नीले रंग का प्रयोग यहाँ पे होता है। यह अकबर के समय ईरान से लाहौर लाई गई। उसके बाद लाहौर से मानसिंह इसको जयपुर लेके आए। सबसे पहले ईरान से कौन लेके आया? अकबर लेके आया। कहाँ पे? लाहौर में। और लाहौर से राजस्थान में कैसे आई? लाहौर से मानसिंह इसको आमेर, जयपुर लेके आए थे। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के समय हुआ। लेके मानसिंह जरूर आए थे लेकिन इसका विकास जो हुआ था वो राम सिंह के समय हुआ था और इसीलिए इस कला का स्वर्ण काल राम सिंह के काल को माना जाता है। इन्होंने चूड़ामन और कालूराम लुहार को इस कला को सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। किसने? राम सिंह ने। किन किन को भेजा था? चूड़ामन और कालूराम लुहार को।
इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। पॉटरी कला में ब्लू पॉटरी के जादूगर, ब्लू पॉटरी का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत और नाथूबाई। इन्होंने 25 कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का इसमें ब्लू पॉटरी में प्रयोग करके इसकी एक नई शैली बनाई, जिसको कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है। इस कला हेतु 1974 में इसको कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1980 में कलाविद की उपाधि प्रदान की गई। ब्लू पोट्री के और क्या क्या नाम है? ब्लू पोट्री को रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है और मर्मण्य कला के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू पोट्री के वर्तमान कलाकार, जो वर्तमान में कलाकार है, वो है खेमराज और सत्यनारायण सोलंकी। खेमराज और सत्यनारायण सोलंकी। अब ब्लू पोट्री में कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं? देखिए, हरे रंग के कांच, क्वार्ट्ज, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, गोंद, ये सब चीज़ें, इनको मिक्स करके 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पकाया जाता है और फिर इसका उपयोग किया जाता है। ये थी ब्लू पोट्री। अब बात कर लेते हैं ब्लैक पोट्री के बारे में। ब्लैक पोट्री क्या है? ब्लैक पोट्री, जैसे ब्लू पोट्री में नीला रंग का आधार होता था, वैसे ही ब्लैक पोट्री जो है, इसमें बर्तनों पर काले रंग का चित्रण किया जाता है, तो वो ब्लैक पोट्री कहलाती है। जिसमें काले रंग का चित्रण करने के लिए इसमें क्या क्या है? फूलदान, मटके, प्लेट आदि इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कागजी पोट्री। पतली परत के बर्तन बनाने की कला को कागजी पोट्री कहते हैं। पतली परत के बर्तन बनाने की कला को कागजी पोट्री कहते हैं। उसके बाद है सुनहरी पोट्री। सुनहरे रंग से बर्तनों पर चित्रकारी सुनहरी पोट्री कहलाती है। सुनहरे रंग से बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है उसे सुनहरी पोट्री कहते हैं। तो ये थी पोट्री कला। अब पोट्री कला के बाद में हम बात कर लेते हैं मीनाकारी के बारे में। तो मीनाकारी क्या है? सोना, चांदी, पत्थर, पीतल आदि पर रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। किसी भी सोने का आभूषण हो सकता है या कोई भी चांदी का, या किसी पत्थर पर मीनाकारी करनी हो या पीतल, इन सब पर रंग भरने की जो कला होती है उसी को ही क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। सोने चांदी पर मीनाकारी का कार्य जयपुर में किया जाता है। सोने चांदी पर मीनाकारी का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए के मीनाकार प्रसिद्ध है। स्वर्ण आभूषणों पर पत्थर जड़ने की जो कला होती है उसको कुंदन कहते हैं, इसके लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। चाहे सोने चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी करनी हो, उसके लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। कुंदन के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य भी जयपुर में ही होता है। 16वीं सदी में आमेर जयपुर के तत्कालीन शासक महाराजा मानसिंह प्रथम पद्मश्री कुदरत सिंह के पूर्वजों को लाहौर से आमेर लाए थे, जो मीनाकारी में कुशल थे। यानी कि ये मीनाकारी जो है ये भी कहाँ से आई है? ये भी लाहौर से आई है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी में स्वर्ण आभूषणों पर हरे रंग को आधार बनाकर किया जाने वाला कार्य अत्यंत सुंदर होता है। यानी कि हरे रंग को आधार बनाकर स्वर्ण आभूषणों पर जो मीनाकारी की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। और ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अभी इसके बारे में भी डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं, थेवा कला के बारे में। मीनाकारी में फूल पत्ती, मोर, सूंगी, पशु पक्षियों का अंकन किया जाता है। मीनाकारी मूल रूप से पर्शिया ईरान की कला है। यानी कि पोट्री कला के साथ साथ मीनाकारी भी पर्शिया ईरान की कला है। पद्मश्री कुदरत सिंह के पुत्र, वहाँ कृपाल सिंह थे, यहाँ कुदरत सिंह है। कुदरत सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की मीनाकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और सोने पर मीनाकारी के लिए हरे रंग को आधार मानते हुए, सोने पर मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। जो हरे रंग को आधार मान करके वहाँ पे सोने पर जो मीनाकारी की जाती है उसके लिए, जिसको थेवा कला के नाम से जाना जाता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं थेवा कला करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब हम थेवा कला की ही बात कर लेते हैं। क्या है थेवा कला? वैसे तो थेवा कला क्या, ये बता दिया मैंने कि सोने चांदी के ऊपर कांच जो जड़ा जाता है, उस कांच के ऊपर जो मीनाकारी की जाती है, वो कांच के ऊपर की गई मीनाकारी जो है वो थेवा कला कहलाती है। तो अभी हम यहाँ पे थेवा कला के बारे में पढ़ लेते हैं। थेवा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन कला थेवा कला कहलाती है।
इस विशेष प्रकार के कांच को बेल्जियम कहते हैं, यानी कि हरे रंग का कांच होता है ऑलमोस्ट ये बेल्जियम। इस हरे रंग के कांच पर सोने से चित्रांकन किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। यह थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में इस कला का आगमन हुआ। प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में इसका आगमन हुआ। थेवा कला का जनक नाथूलाल सोनी को कहा जाता है। इसके और प्रमुख कलाकारों में राम प्रसाद सोनी, शंकरलाल सोनी, महेश सोनी, जगदीश सोनी आदि, यानी कि सोनी परिवार यूँ कह सकते हैं। वर्तमान कलाकार हैं इसके गिरीश कुमार। 15 दिसंबर 2009 को महेश सोनी को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। 15 दिसंबर 2009 में किसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? महेश सोनी को। महेश विजय सोनी को 2015 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जो ये थेवा कला है ये हरे, नीले, लाल, पीले कांच पर सोने के चित्रांकन को किया जाता है, लेकिन केवल हरे कलर के कांच पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको तो कहते हैं थेवा कला। उसके अलावा जो बच गए नीले, लाल, पीले, इन सब कांच के रंगों को इन सब रंगों के कांच के ऊपर जो मीनाकारी की जाती है उसको आला थेवा कहते हैं। हरे रंग के कांच पर तो थेवा कलर, बाकी जो इनके अलावा जो कांच बचते हैं जो भी कलर के, उन सब की कलाकारी को आला थेवा कहते हैं, ये ध्यान रखना। करीब 300 वर्ष पुराने मुगल काल देश में सिर्फ प्रतापगढ़ में ही करीब 300 वर्ष पुरानी मुगल कालीन कला देश में सिर्फ प्रतापगढ़ में ही है, यानी कि ये थेवा कला इस पूरे हिंदुस्तान में केवल प्रतापगढ़ में ही प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की ही प्रसिद्ध है। थेवा कला का अर्थ व्यवस्थित करने से है। सोने के डिजाइन का रंगीन कांच पर सेट करना ही पारंपरिक या परंपरागत थेवा कला है। थेवा कला के ऊपर 2002 में डाक टिकट जारी किया गया था और थेवा कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ में है जो 2004 में स्थापित किया गया। उसके बाद आला थेवा मैं बता चुकी हूँ। आला थेवा क्या है? हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य रंगों के कांचों पर सोने का कार्य जो किया जाता है उसको आला थेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? आला थेवा कहते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आगे उस्ता कला। ये उस्ता कला क्या होती है? यहाँ पर भी सोने का ही कार्य किया जाता है, लेकिन ये सोने का कार्य किसी कांच या किसी आभूषण पर नहीं होता। कहाँ होता है? देखिए, ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है, या यूँ कहें कि ऊंट की खाल पर सोने द्वारा की गई मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। 15 अगस्त 1975 में कैमल हाइट ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर में खोला गया। बीकानेर में खोला गया। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। उस्ता कला के प्रमुख कलाकारों में हिसामुद्दीन उस्ता है। इन्होंने यह जो कला है किससे सीखी? कादर बख्श से। इलाही बख्श ने ऊंट की खाल पर राजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। इलाही बख्श एक उस्ताद था, इन्होंने राजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था ऊंट की खाल पर। उस्ता कला का शरण काल जो है वो अनूप सिंह के काल को माना जाता है और उस्ता कला को मुन्नवती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला का एक अन्य नाम है मुन्नवती कला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा के बारे में बात करेंगे। टेराकोटा मृण मूर्तियाँ, मृद भांड या मोलेला की पोटरी, यह भी एक तरीके की पोटरी ही है। मिट्टी की मूर्तियों और बर्तनों को आग में पकाकर उन्हें तैयार करने की कला जो है उसको टेराकोटा कहते हैं। क्या है ये टेराकोटा या मोलेला की पोटरी? मिट्टी की मूर्तियों और बर्तनों को आग में पकाकर उन्हें तैयार करने की कला टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा के लिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील का मोलेला गांव प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला। मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले तथा पशु पक्षियों की कलाकृति का काम जो है वो नागौर जिले के मुनरावता गांव में किया जाता है। नागौर जिले के
मुनरावता गांव में किया जाता है। सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। टेराकोटा की मूर्तियां बनाने में नाथद्वारा का मसावता और जाखोदा ये गांव प्रसिद्ध है। और इस टेराकोटा के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो मसावदा गांव के कजोड़मल प्रजापत, जोधपुर के पुनाराम, ये दोनों केवल आधे घंटे में पोर्ट्रेट तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन? मसावता गांव के कजोड़मल प्रजापत और जोधपुर के पुनाराम। आगे चलते हैं। पेच वर्क क्या होता है? पेच वर्क या पैच भी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा पैच। चलो देख लेते क्या होता है। शेखावाटी में विभिन्न रंगों के कपड़ों को विभिन्न डिजाइनों में काट करके किसी अन्य कपड़े पर जब इसकी सिलाई कर दी जाती है तो उसे पैच वर्क कहते हैं। मतलब कोई भी एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर जैसे किसी फूल का डिज़ाइन या किसी पत्ते का डिज़ाइन किसी दूसरे कपड़े का होता है, वो उस डिज़ाइन में उस कपड़े को काट लिया जाता है और किसी दूसरे कपड़े के ऊपर, जैसे मान लो किसी साड़ी के ऊपर किसी पत्तियों का डिज़ाइन काट के दूसरे कपड़े से वो उनके ऊपर तैयार उसको सिलाई कर दी जाती है, तो वो कहलाता है। यानी किसी एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को किसी डिज़ाइन में काट करके सिलाई कर देना पेच वर्क कहलाता है या पैच वर्क कहलाता है। उसके बाद आती है कोफ्तगिरी। डिज़ाइन को गहरा खोदकर फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई को कोफ्तगिरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है किसी फौलाद से बनी हुई वस्तु के अंदर किसी भी डिज़ाइन को गोद दिया जाता है और फिर उसके बाद सोने के तारों से जो जड़ाई की जाती है उसको कोफ्तगिरी कहते हैं। यह काम कहाँ का प्रसिद्ध है? यह काम जयपुर व अलवर का प्रसिद्ध है। फौलाद किसे कहते हैं? फौलाद लोहे व स्टील का मिश्रण होता है। इस कला को पंजाब से राजस्थान लाया गया था और मूल रूप से ये जो कला है ये भी कहाँ की है? दशमिक ईरान की है। ये भी ईरान की कला है। आगे हम बात करेंगे ताराकासी व जेवर ताराकासी। ताराकासी या जेवर ताराकासी चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ताराकासी का मतलब है कि चांदी के तारों से कोई आभूषण या कोई कलात्मक वस्तु जो बनाई जाती है उसको ताराकासी कहते हैं। और ये ताराकासी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। उसके बाद है पेपर मेसी क्या होता है? कागज़ की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपर मेसी कहलाता है। इसे कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं और पेपर मेसी के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। शायद मैं अभी तो नहीं, लेकिन लगभग 25 साल पहले या 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आपने किसी के घर में अभी भी यदि हो तो आपने देखा होगा कि कागज़ को भिगो दिया जाता था, फिर उसको कूट करके और उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके उसकी लुगदी तैयार की जाती थी और उस लुगदी से फिर कुछ बर्तन बनाए जाते थे। जैसे कि मैंने देखे हैं, एक ऐसा डोंगे जैसी आकृति का एक बर्तन बनाया जाता था जिसका उपयोग आटा डालने के लिए या फिर जैसे पशुओं का जो उनको खल बिनौले डालते हैं उसके लिए उसका यूज़ किया जाता था। पराती की जैसी आकृति दे करके उसकी पराती नुमा आकृति बनाई जाती थी। तो ऐसी मैंने देखी हैं। अगर आपने भी किसी ने देखी यदि हो ऐसा कुछ और भी अगर ऐसा कागज़ की लुगदी से बनी हुई कोई वस्तुएं देखी हों तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपने क्या देखा है। तो ये जो कला है कागज़ से कोई बर्तन वगैरह बनाने की कला है उसको पेपर मैसी कहते हैं। और यह पेपर मैसी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। चलिए आगे हम बात करते हैं फड़ कला की। मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रण से इसका जन्म हुआ। फड़ कला का जन्म कहाँ से हुआ? मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रण से इसका जन्म हुआ। इस कला का और मेवाड़ शैली में भी कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। इस कला का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। इस फड़ कला में लाल व नीले रंग की सूती या फिर रेजी कपड़े पर लिखित व चित्रित, कपड़ा कैसे रंग का होता था? लाल और नीले रंग का सूती कपड़ा होता था या रेजी का कपड़ा होता था। उस पर लिखित व चित्रित देवी देवताओं, महापुरुष व किसी महत्वपूर्ण घटना की लोक गाथा उस पर चित्रित की हुई होती थी। उस चित्रित गाथा को क्या कहते थे? फड़ कहते थे। यानी कि फड़, यह कला जो है ये फड़ कला कहलाई।
यानी किसी कपड़े पर किसी महापुरुष की या किन्हीं देवी देवताओं की या किसी महत्वपूर्ण घटना को चित्रांकन कर दिया जाता था कपड़े पर, उसका फड़ कला कहते हैं। और फड़ चित्रांकन करने वाले जो लोग होते हैं उनको चितेरे कहते हैं, और अगर कोई स्त्री है तो वो चितेरी कहलाती है। श्रीलाल जोशी 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और 1991 में फड़ कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1991 में तो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और 2006 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इनके अलावा और जो चितेरे हैं वो है शांति प्रसाद जोशी। श्रीलाल जोशी के अलावा है शांति प्रसाद जोशी। वर्तमान में इसके चितेरे जो हैं वो है प्रदीप मुखर्जी, ये जयपुर के रहने वाले हैं, प्रदीप मुखर्जी। इन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु चित्रों की फड़ तैयार की। इन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु चित्रों की फड़ तैयार की। और महिला अभी बता दिया है वैसे मैंने, महिला कलाकारों को चितेरी कहते हैं। और महिला कलाकार जो है वो कौन है, महिला कलाकार के नाम से पार्वती जोशी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो गौतल देवी, वर्तमान में कौन है, गौतल देवी। वर्तमान के चितेरे हैं प्रदीप मुखर्जी। और प्रसिद्ध चितेरे की बात करें तो ये हैं श्रीलाल जोशी, शांति प्रसाद जोशी और पार्वती जोशी। फड़ ठंडी करना, एक शब्द आता है फड़ ठंडी करना, ये क्या होता है? किसी भी देवी देवता की फड़ जब कट फिट जाती है या जीर्ण शीर्ण हालत में हो जाती है तो उस फड़ का विधि विधान से पुष्कर सरोवर में विसर्जन किया जाता है। फटी हुई फड़ ना रख करके उसका विसर्जन पुष्कर सरोवर में कर दिया जाता है, तो इसी को ही फड़ ठंडी करना कहते हैं। अब हम कुछ फड़ों के बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया। यह सवाल आ सकता है कि किस देवी देवता की या किस महापुरुष की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, तो यह है देवनारायण जी की फड़ पर। कब किया गया? 2 सितंबर 1992 में। अब सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे चौड़ी फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़ वो किसकी है? पाबू जी की फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे ज़्यादा चित्र किस फड़ पर बने हुए हैं, तो वो है देवनारायण जी की फड़। ऐसी फड़ जिसका दिन में वाचन किया जाता है, जिसको केवल दिन में ही वाचन किया जाता है, वो फड़ है रामदला व कृष्णदला की फड़। एक ऐसी फड़ है जिसका कभी वाचन नहीं किया जाता, तो किस फड़ का वाचन नहीं होता? वह है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। इसका बावरी जाति के लोगों द्वारा केवल दर्शन किए जाते हैं। जो भैंसासुर की फड़ है इसका वाचन न करके केवल इसके दर्शन किए जाते हैं। अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़, इसका वाचन किसने किया? इसका वाचन किया रामलाल व पतासी देवी द्वारा। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे कोरोना की फड़ भी बन चुकी है और इस किसने तैयार किया? कल्याणमल जोशी ने। कोरोना बहुत पुरानी नहीं, बिल्कुल नई बात है। 2020 में तो ये शुरू हुआ है और इसकी फड़ भी बन के तैयार हो चुकी है और इसको तैयार करने वाले हैं कल्याणमल जोशी। अब एक शब्द और है गोरबंद। गोरबंद क्या होता है? देखिए, ऊंट के गले के श्रृंगार हेतु गोरबंद जो है वो समुद्र में पाए जाने वाले केवड़े व केवड़ियाँ यानी कि शंख व सिप्पी आदि से बनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ऊंट के गले के श्रृंगार की एक वस्तु है, श्रृंगार का एक आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है ये, जिसको गोरबंद कहते हैं। नेक्स्ट है मोण। मोण क्या होती है? मिट्टी के बने हुए बड़े मटके को मोण कहते हैं। मिट्टी के बने हुए बड़े मटके को मोण कहते हैं। साधारण मटकों से बड़ा होता है ये। यह मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मोण? मेड़ता नागौर के। उसके बाद आती है व्हील। ग्रामीण महिलाओं द्वारा घरों को सजाने तथा छोटी मोटी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में व्हील कहते हैं। इस कला के लिए पश्चिम राजस्थान प्रसिद्ध है।
इस कला के लिए पश्चिम राजस्थान प्रसिद्ध है। उसके बाद बेवाण, बेवाण क्या होता है? मंदिर नुमा लकड़ी का मंदिर, मंदिर के जैसा ही एक लकड़ी का छोटा मंदिर होता है, यानी कि मिनिएचर वुड टेम्पल, लकड़ी के मंदिर का छोटा रूप बेवाण कहलाता है। उसके बाद कावड़ क्या है? कावड़ एक काष्ठ कलाकृति है, लकड़ी की एक कलाकृति है। इस कावड़ में होता क्या है? कावड़ में सावन के महीने में शिव जी के लिए जल लेकर जाते हैं। कावड़ या भाट इसका वाचन करते हैं। और कावड़ के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कावड़ के लिए कौन सी स्थान प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी, यानी कि बस्सी चित्तौड़गढ़। उसके बाद आती है नेक्स्ट सांझी। सांझी क्या होती है? देखिए, दीवार पर गोबर से बने चित्र सांझी कहलाते हैं। दीवार पर गोबर से बने चित्र सांझी कहलाते हैं। और केले की सांझी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। केले की सांझी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। मच्छिंद्र मंदिर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर है उदयपुर में, इसको सांझियों का मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सांझियाँ बनाई जाती हैं और सांझियों में पार्वती का चित्र प्रमुख होता है और सांझियाँ हमेशा कुंवारी कन्याओं द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो ये था सांझी के बारे में। उसके बाद आती है भराड़ी। भराड़ी क्या होता है? भीलों के देवी, भीलों की ये देवी है इस देवी का चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है और यह देवी मुख्य रूप से पार्वती देवी होती है। उसके बाद रमकड़ा उद्योग क्या होता है? रमकड़ा, रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर घिया पत्थर या सोप स्टोन को तराश कर बनाए गए खिलौना का कार्य रमकड़ा उद्योग कहलाता है। घिया पत्थर या सोप स्टोन से ही घड़ करके खिलौने बनाए जाते हैं, उसको रमकड़ा उद्योग कहते हैं। कोपी या कुप्पी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये ऊंट की खाल से बनाया गया जल पात्र कोपी या कुप्पी कहलाता है। उसके बाद है बादला। जिंक धातु से निर्मित बोतल बादला कहलाती हैं और बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद मुकेश। मुकेश क्या होता है? कपड़े पर बादले से छोटी बिंदियों की कढ़ाई को मुकेश कहते हैं। कपड़े पर बादले से छोटी बिंदियों की कढ़ाई को मुकेश कहते हैं। उसके बाद है पथवारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर नुमा आकृति को पथवारी कहते हैं। यह पथ की रक्षक होती है। पथवारी मंदिर नुमा आकृति पथवारी कहलाती है और ये पथ की रक्षक होती है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी देवी की पूजा की जाती है। मृत व्यक्तियों के फूल यहाँ चढ़ाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा इसका चित्रांकन किया जाता है। किसका? पथवारी का। आगे चलते हैं। देवरा। छोटी जातियों में जिन्हें मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं होती थी, वे अपने छोटे छोटे पूजा स्थल बना लिए करते थे। उन्हीं पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और इन देवरे का जो देवरा होते थे, इनका आकार जो है वो त्रिकोणात्मक होता था। तो ये थे देवरा। अब बात करते हैं मांडना। मांडना क्या होता है? पश्चिम बंगाल में इसे अल्पना कला भी, अल्पना उला कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सजाना या अलंकृत करना। मथेरना कला नेक्स्ट है। मथेरना कला धार्मिक व पौराणिक कथाओं द्वारा निर्धारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र आदि का निर्माण व इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला जो है वो मथेरना कहलाती है। उसके बाद मथेरना के बाद है पिंजाई। रुई की पिंजाई का काम करने वाला पिंजारा या नदाफ कहलाता है। रुई भरने का कार्य रजाई, सिरक, घासिया आदि में किया जाता है। यानी कि रजाई, घासिया, इन सब में रुई भरने का जो काम है वो पिंजाई कहलाता है। उसके बाद है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जिसमें लाल व नीले रंग का अधिक प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग का प्रयोग अधिक होता है, जिसमें दोनों तरफ प्रिंट होता है। अजरक प्रिंट में जो कपड़ा होता है उसके दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है और इसमें ज्यामितीय आकृतियों का अलंकरण होता है। यानी कि ज्यामितीय जो आकृतियाँ होती हैं वो ज़्यादातर बनाई जाती है, जैसे त्रिभुज वगैरह, इस तरीके से। यह प्रिंट खत्री जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के लोग करते हैं इसको? खत्री जाति। इसके लिए
मोहम्मद यासीन छिप्पा सम्मानित किया गया था, मोहम्मद यासीन छिप्पा। मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट जो है वो बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट भी, अजरक प्रिंट भी, ठीक है। इसमें मलिर प्रिंट में मलिर यानी कि मैला, मैला यानी काला, तो मलिर प्रिंट जो है वो काले व कत्थई रंग का प्रयोग करके मलिर प्रिंट का प्रिंट किया जाता है। उसके बाद है सांगानेरी प्रिंट, नाम से ही पता है सांगानेरी है तो सांगानेर का प्रसिद्ध होगा, तो यह प्रिंट सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। इस कला के लिए सांगानेर के नामदेवी छिप्पे जो है वो प्रसिद्ध हैं। सवाई जयसिंह के समय यह कला विकसित की गई थी। इसके प्रसिद्ध कलाकार मुन्नालाल गोयल हैं। इन्होंने सांगानेरी प्रिंट का विदेशों में लोकप्रिय बनाया, इन्होंने सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाया। और इस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और ज़्यादातर इसमें लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आजम प्रिंट, आजम प्रिंट यह कला आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? आकोला चित्तौड़गढ़। और आजम प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर में आता है तो अजमेर रोड जयपुर। बगरू प्रिंट बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। राम किशोर छिप्पा, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था बगरू प्रिंट के लिए। उसके बाद है दाबू प्रिंट, उसके बाद ये दाब नहीं है, दाबू प्रिंट है ये, दाबू प्रिंट, ये भी आकोला चित्तौड़गढ़ का है। इस दाबू प्रिंट के लिए दाबू दबा करके इसको प्रिंट किया जाता है तो इसका नाम से दाबू प्रिंट पड़ा। इसमें ठप्पा, बतकाड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जिस स्थान पर प्रिंट नहीं करना होता है उसे लई या लुगदी से दबा दिया जाता है और फिर बाकी जगह प्रिंट कर लिया जाता है, तो जो दबाई हुई जगह थी वो बिना प्रिंट की रह जाती है। इसमें हरे और लाल रंग का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद है जाजम प्रिंट, इसका प्रयोग मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और जाजम प्रिंट में कालीन को प्रिंट किया जाता है और इन कालीनों का उपयोग मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक है ये और ये किया है, थोड़ा सा यहाँ में प्रिंटिंग सही नहीं है। नेक्स्ट है पिछवाई कला। पिछवाई कला नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाए गए चित्रित कपड़े को ही पिछवाई कहते हैं, यानी कि कपड़े के ऊपर कृष्ण लीलाओं के चित्र अंकित कर दिए जाते हैं और उस कपड़े का प्रयोग श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे या कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे लगाने के लिए किया जाता है, तो इस कला को पिछवाई कला कहते हैं। उसके बाद है कास्ट कठपुतलियाँ। कास्ट यानी काट, कास्ट लकड़ी, लकड़ी कठपुतलियाँ। कठपुतलियों का निर्माण जो है वो आड़ू की लकड़ी से किया जाता है, आड़ू की लकड़ी से कठपुतलियों का निर्माण किया जाता है। और चंदन की लकड़ी पर जो कलाकृतियाँ हैं उनके लिए चूरू प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी के लिए चूरू प्रसिद्ध है। कास्ट कठपुतलियों के लिए जो है उदयपुर प्रसिद्ध है। चूरू के मालचंद बादाम को चंदन कास्ट कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा चूरू के ही रमेश चंद जांगिड़, महेश चंद जांगिड़ भी कास्ट कलाकृति के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। कांच की कसीदाकारी। कांच की कसीदाकारी के लिए बाड़मेर और जैसलमेर प्रसिद्ध है। हाथी दांत की बात कर लेते हैं तो हाथी दांत के चूड़े और चूड़ियाँ जोधपुर और पाली में ज़्यादा बनाई जाती हैं। चूड़ियों का निर्माण का बड़ा केंद्र जोधपुर है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में ज़्यादा बनाई जाती हैं। रंगाई छपाई और बंधेज के वस्त्रों का काम सांगानेर और बगरू में ज़्यादा होता है। लकड़ी पर नक्काशी का कार्य उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े की कलाकारी के लिए मानपुर, माचेड़ी उदयपुर और तिलोनिया अजमेर। बंधेज के वस्त्रों की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। लाख की चूड़ियों के लिए जयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध हैं। छपाई का कार्य करने वाले छिप्पे कहलाते हैं और ये छिप्पे जो है ये गुजरात से राजस्थान में आए थे। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं यहाँ पे। ठठेरा क्या होता है? ठठेरा पीतल के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को ठठेरा कहते हैं। जो पीतल का बर्तन बनाता है उसको ठठेरा कहते हैं। उसके बाद है कंसारा या कसेरा। कांसी के बर्तन बनाने वाले को कसेरा कहते हैं। जैसे पीतल के बर्तन बनाने वाले को ठठेरा तो कांसी के बर्तन बनाने वाले को कसेरा। उसके बाद है नीलगर या रंगरेज। रंगाई छपाई का कार्य करने वाले नीलगर कहलाते हैं। और जयपुर जो है उसको नीलगरों का नाला भी
कहते हैं। उसके बाद है पनीगर। पनीगर क्या होते हैं? सोने व चांदी का वर्क बनाने वाले जो कारीगर हैं उसको पनीगर कहते हैं। नीलगर नहीं, सॉरी, यहाँ पे पनीगर आएगा, पनीगर कहते हैं। नीलगर तो रंगाई छपाई करने वाले कारीगर को कहते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ लिया है। और इस कला को पनीगरी कला कहते हैं। उसके बाद वांटिक या वार्तिक कला, ये क्या होती है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर किए गए चित्रांकन को वांटिक कला कहते हैं, जिसके लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हमने पहले पढ़ लिए हैं, राजस्थान के 3 शिल्पग्राम, जिसका पहला शिल्पग्राम क्या था? हवाला गांव उदयपुर था, जिसका उद्घाटन 1989 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने किया था। जरी, मसूरिया, मलमल, मोठड़े, इन सब की साड़ियाँ कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। हाथ के कागज के लिए सांगानेर जयपुर और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। मैण छपाई के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। उसके बाद जरी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। जरी के काम को सूरत से सवाई जयसिंह उदयपुर लाए थे। सूरत से सवाई जयसिंह उदयपुर लेके आए थे। जसोल गांव बाड़मेर अपनी जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये जटपट्टी जो है ये बकरी के बालों से बनती है। लवाण की दरियाँ, दौसा जिले के लवाण में विकसित दरी उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। लवाण की दरिया प्रसिद्ध है। नागौर का जो टांकला गांव है, नागौर का टांकला गांव अपनी सुंदर और मजबूत दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जिले का सालावास गांव भी अपनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जालौर व नागौर मारवाड़ टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी छपाई के लिए जयपुर उदयपुर प्रसिद्ध है। उसके बाद कुछ कलाकार और किस कला के लिए प्रसिद्ध है उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है। श्री, जिनका नाम पहले भी आ चुका है लेकिन इसको एक बार से रिवाइज कर लिया गया है यहाँ पे दोबारा से। श्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए, ब्लू पोट्री नहीं है, ब्लू पोट्री के लिए। श्री कमलाराम दरियों के लिए। जहुरुद्दीन पत्थर पर नक्काशी के लिए। गोपाल लाल सैनी चंदन पर चौक के लिए। सोनी राज परिवार थेवा कला के लिए। ज्योति स्वरूप शर्मा जो कि जोधपुर से हैं उस्ता कला के लिए। मोहम्मद हनीफ उस्ता कला के लिए। कुमारी समता शर्मा ये भी जोधपुर से हैं, चमड़े पर स्वर्ण चित्रांकन के लिए। श्रीमती रमा देवी, अच्छा अब यहाँ पे कुछ और 2-4 बातें बताई गई हैं। श्रीमती रमा देवी जो कि बाड़मेर 1937 में इनका जन्म हुआ। कांच की कसीदाकारी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। लक्ष्मी नारायण सोनी जो बीकानेर से हैं, ये 5 ग्राम चांदी से, केवल 5 ग्राम चांदी से बिना जोड़ के जानवरों की 34 मूर्तियां बनाने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। किनका? लक्ष्मी नारायण सोनी। ये कहाँ के हैं? बीकानेर के। क्या किस काम के लिए फेमस है? 5 ग्राम चांदी से बिना किसी जोड़ के जानवरों की 34 मूर्तियां बनाने के लिए। उसके बाद है गेंडे की खाल। गेंडे की खाल से बनी ढाल पर सुनहरी नक्काशी के लिए जोधपुर के लाल सिंह भाटी राष्ट्रपति पुरस्कार इनको प्रदान है। 1987 में सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में इनका चयन हुआ था। किनका? लाल सिंह भाटी का। तो ये था हमारा राजस्थान की हस्तकला का संपूर्ण विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्टली सब कुछ इसमें बताया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।